नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम तीनों विषय से विज्ञान में बार बार पूछे गए प्रश्न लाए हैं। अगर आप दो परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें 40 में 40 नंबर लाने का क्षमता रखता है यह वीडियो। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत बार पूछे गए हैं। 100% इस वीडियो से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है श्वेत प्रकाश प्रक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका होता है अनंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, इसका उत्तर था आपका अनंत। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वक्रता केंद्र पर। तो अगला प्रश्न देखिए आपका, तारे टिमटिमाने का कारण है। तारा टिमटिमाने का कारण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1/16 सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सीधा एवं हास्य। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, दुगुनी ऑप्शन बी, आधी ऑप्शन सी, चौथाई ऑप्शन डी, बराबर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आधी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? प्रश्न को समझ गए होंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युतता का मापन है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन है, तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, IR²। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पक्षांभी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या चीज में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो है प्रवर्तित करता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब
के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 सतह से घिरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 10 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा किसने खोज की थी? फैराडे ने की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल लगभग पूछ ही देता है बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, अनंत। अगर न्यूनतम पूछता, अगर यहाँ पे न्यूनतम रहता तो 25 cm, ऑप्शन नंबर सी होता। तो अधिकतम जब भी पूछे तो अनंत होगा और न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट देखने की दूरी अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25 cm, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, m पे पावर -1। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, अभिक्रिया CuO प्लस H2 दोनों मिलाकर के Cu प्लस H2O में किसका उपचय होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, H2 का उपचय होता है। अगला प्रश्न देखिए। सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की संयुक्तता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1। इसका परमाणु संख्या पूछता तब 11 होता परमाणु संख्या, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सोडियम की संयुक्तता क्या है? तो 1। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 7 के बराबर। उदासीन 7 के बराबर। और अगर पूछ दिया जाए कि अम्ल 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 क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक। जैसे रक्त क्षारीय है तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। 7.4 होता है रक्त, यानी कि रक्त क्या है? क्षारीय है। तो क्षारीय यानी 7 से अधिक पीएच मान होता है, और उदासीन का 7 के बराबर होता है, और अम्ल का 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ण है? 18।
ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, ओ धातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन एक ओ धातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कार्बन क्या है? ओ धातु। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, CH3COOH। अगला प्रश्न देखिए। पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 19। पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना होता है? 19। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? दोस्तों प्रश्न आपका निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CH4 यानी मीथेन गैस। बायोगैस किसे कहता है? मीथेन गैस को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, NaCl। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हीलियम, He हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इनमें सभी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पत्ती यानी पत्ता। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ता में। और पौधा सांस किससे लेता है? पत्ता से। पौधा का रसोई घर क्या होता है? पत्ता। अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न निम्नलिखित में कौन
एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ऑक्सिन है तो क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक हार्मोन। ऑक्सिन है एक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है तो एक नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है परागन कोष में होता है, पराग कोष में होता है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, परागनक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका आनुवांशिक गुण का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गेगर जॉन मेंडल को, यानी कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले 40 नंबर प्रश्न है हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। आपका अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, v/u। अगला प्रश्न देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नर्म लोहा का। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो अगला प्रश्न देखिए है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 10 नंबर का इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए ओम का नियम, ओम का नियम है तो ओम का नियम आप जानते हैं, सभी जानते होंगे, बहुत आसान है, V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप अपने बुक मिलाते चलिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि अमीटर का प्रतिरोध होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, टंगस्टन का बना होता है। अब देखिए प्रश्न है आपका रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, धारा का परिमाप में कमी। अगला प्रश्न देखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे से रंगाए होंगे, कूलॉम। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है वनस्पति तेल में होती है, वनस्पति तेल में होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आप लोग सभी सही किए होंगे। अगला प्रश्न देखिए ब्यूटेन के कितने समयोगी संभव है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, 18 नंबर का हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के आवर्त नियम का तत्वों का वर्गीकरण आधार क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें शायद दोस्तों हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान पर लगभग में, हाँ चलो बिल्कुल यही सही है। तो अगला प्रश्न देखिए अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1:3। अगला प्रश्न देखिए निम्न में
कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में है? तो निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एथनॉल। अगला प्रश्न देखिए, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप देखिए दोस्तों, आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा और ये फ्लोरीन भी हो जाएगा, यानी कि इसमें सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है आपका, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, समयावी। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, धातु। 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा धातु, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए कि लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो लोहे, दोस्तों लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया कहते हैं गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, निम्न में कौन संयोजिक यौगिक है? निम्न में कौन संयोजिक यौगिक है? तो CH4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलिए। आभूषण बनाने वाले सोना होता है। दोस्तों आभूषण बनाने वाला सोना होता है, शुद्ध सोना आप सभी जानते होंगे 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह पूरा मुलायम होगा। तो आभूषण बनाने के लिए दोस्तों 22 कैरेट होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्गन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यहाँ पर है, ताम्र एवं टीन के मिश्रण को कहते हैं। तो तांबा एवं टीन को मिश्रण को कहते हैं कांसा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में प्रक्रिया करके बनाते हैं तो प्रबल अम्ल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें बी और सी होगा, बी और सी होगा, ये दोनों होगा, फ्लोएम और जाइलम। अगले प्रश्न देखिए, प्रोटोआ उत्सर्ज पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रसारण द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यकृत होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है आपका, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सेरिब्लेम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या पाए जाते हैं? तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तक, रक्त है उत्तक। अगला प्रश्न देखिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जॉनसन ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑक्सीटोसिन्स। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुष्पकेसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा गेगरर जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे? इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है,
उत्पादक कहलाएंगे। अगला प्रश्न चलिए, नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाया जाता है, इसका हो जाएगा स्ट्रोपोस्फेयर, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज क्या होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पराभास्कर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा मात्रक विहीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, तो प्रकाश का चाल दोस्तों विभिन्न माध्यम में, जैसे हवा में 332 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, निर्वात में कुछ अलग होता है, तो विभिन्न माध्यम में विभिन्न होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होगा इसमें, कम होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 10⁻³ एम्पियर। अगला प्रश्न देखिए, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग होता है किसमें, तो डीजल का उपयोग हो जाएगा आपका इनमें भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, उत्पादों, यानी कि सभी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सोने की परमाणु संख्या होती है, सोना की परमाणु संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 79। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 62 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, तो अम्लीय यानी कि 7 से कम, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बुझा हुआ चूना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी NaCl भस्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जस्ता का अयस्क है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जिंक प्लेट। अगला प्रश्न देखिए, सिलिकॉन है एक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उपधातु। अगला प्रश्न देखिए, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं है। अगला प्रश्न है, मेथोनाइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका, सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CO2 और ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो एनामिल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनामेल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न है, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि प्राकरण निम्न में से किसके अंदर बनता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकोष्ठ में। अगला प्रश्न देखिए, चलनी नालिकाएं पाई जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जाइलम में। प्रश्न है, RBC की जीवन अवधि है, तो RBC की जीवन अवधि है 120 दिन, यानी कि लाल रक्त, और श्वेत रक्त 1 से 4 दिन होता है, जिसे WBC कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, ऑप्शन।
प्रश्न 80 नंबर लास्ट, अंडाणु निषेचन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड से जुड़ी सभी जानकारी मिलेंगे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जैसे आप ITI, पॉलिटेक्निक जो भी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा भी और सीधा भी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब बनता है सीधा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका देखिए, किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है। किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी अवतल दर्पण से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण से किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर, यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यह मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हमेशा जो है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। प्रश्न था दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है या तिगुनी होती है या चौथाई होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल दोनों। तो हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का, या काल्पनिक और सीधा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है दर्पण। वह है क्या? दर्पण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो प्रकाश का परावर्तन कर दे उसे क्या कहेंगे? दर्पण। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है,
तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? दुगुनी। यानी आप यहां देख रहे संकेत r बराबर क्या होता है? 2f। तो 2 और f फोकस दूरी कितना दिया गया है? 12। तो 2 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा? 24। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, यानी 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप संकेत में देख सकते हैं f बराबर क्या होता है? r/2। तो r आपका कितना दिया गया है? 40 अब बटे 2 कितना हो जाएगा? 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 20 cm। अगला प्रश्न है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक वस्तु बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। कहां बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु बीम है, तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है? -v/u। तो आपका तो देखिए आपका सूत्र होता है m बराबर -v/u। तो आपका यहां पर जो दूरी दिया गया है कितना दिया गया है? यानी u बराबर दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब जो बनेगा उसका दूरी कितना दिया गया है? v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो माइनस में है तो देखिए यहां पे बैठा दिया गया है -30/-5। तो इसको कटाने के बाद क्या हो जाएगा? -6। ये माइनस कहां से आया? क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले सूत्र में ही है, सूत्र में ही है। तो -6, तो -6 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो प्रश्न है कि डॉक्टर दांत को देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब यानी बड़ा इमेज बना करके देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयोग अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। ऑप्शन नंबर आपका। प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रश्न है आपका अगला, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। अगला प्रश्न है आपका, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है। V/U, M बराबर होता है आवर्धन। V/U, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हीरा का। अगला प्रश्न आपका, किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, किसी कार में अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है आपका, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए। प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो अभी तुरंत पूरे पढ़े हैं, 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। अगला प्रश्न है आपका, एक्स किरणें की अपेक्षा गामा किरण की आवृत्ति होती है। तो एक्स किरण की अपेक्षा गामा किरण की आवृत्ति होती है अधिक। ऑप्शन नंबर बी यानी खो अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जिन दो वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं? जिन दो वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं संपूरक वर्ण। क्या कहते हैं? संपूरक वर्ण कहते हैं। प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं, वस्तु की ओर वाला लेंस कहलाता है, अभिदृश्यांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर गो सही है। अगला प्रश्न है, बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है तो दूरबीन का। ऑप्शन नंबर को दूरबीन का बहुत दूर देखने के लिए विवरण का व्यवहार किया जाएगा क्या? दूरबीन का। अगला प्रश्न है आपका, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। बहुत छोटी वस्तु को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गो सूक्ष्मदर्शी का। बहुत छोटी सी वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का, बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए दूरबीन का। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी खो, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है उत्तल लेंस। प्रश्न है, दूध मेखला क्या है? तो आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है, तो तारामंडल है। ओरियन क्या है? तारामंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट। लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, श्वेत वामन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर घो सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो
यानी बी बिल्कुल सही है। बुध और शुक्र, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, बुध और शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है शुक्र। निम्नलिखित में किसके केंद्र पर सूर्य है? सौरमंडल के केंद्र पर सूर्य है। बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गैलीलियो ने। स्टैन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होती है। विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसे एक दो बार जरूर पढ़ें और वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम कल आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।